हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल डिकोड मैथ्स बाय राम सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का हमने ऑलरेडी 2 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर। ठीक है, अब नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। तो कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम है आपका, तो हम पूरा फोकस क्वेश्चन बनाने पर ही किए हुए थे। बट थोड़ा सा डिस्कशन हम कॉन्सेप्ट पर भी कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का डिमांड है तो पूरा करना ही होगा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट डिस्कशन पहले हम 5 मिनट का समय लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं इस पार्ट का। देखिए, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम दोनों एक दूसरे से ना कनेक्टेड है। इसका फाउंडेशन है ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर आपको ये पता है तो इसमें कुछ नहीं रखा है। फिर अगर सोल्व करने आ रहा है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर बन रहा है, तो इसमें अब कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि सवाल जब इससे पूछता है तो कहीं ना कहीं इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखिए, इसको समझाने का टेक्निक हमारे पास क्या है, हम आपको ऐसे समझाएंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, ज़रा सुनिएगा और आपको मज़ा आएगा सुनने में। जैसे मान लीजिए आप एक CID का सीरियल देखते हैं। अब भाई CID सीरियल में होता क्या है, किसी न किसी का मर्डर है तो होता है। मान लीजिए एक आदमी है, एक पर्सन है, ये भाई साहब हैं, है ना। अब इन भाई साहब का मर्डर हो गया, बेचारे अपना दांत निपोड़ कर ज़मीन पर पड़े हुए हैं। कोई आया, मार करके चल दिया। पुलिस से पता नहीं चला कि कौन मारा, कहाँ गया, कौन मार के चल दिया, क्या कारण था, क्या रीज़न था, पुलिस नहीं पता कर पाया। अब वहाँ से आएंगे CID के पूरा टीम, इनका टीम आएगा, इनके टीम को बताया जाएगा। अब CID के जो हेड हैं वो अपना पूरा टीम को साथ लेकर के आएंगे। जैसे एक दया भाई साहब हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं, और भी इनके साथ है 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, यानी करीब 4-5 लोग आता है उधर से। उसमें एक लेडीज़ भी रहती है, दया भाई साहब रहते हैं दरवाज़ा खिड़की तोड़ने के लिए। ठीक है, और एक फोरेंसिक का टीम आएगा, सालून के आएंगे, है ना, अपना बढ़िया बिस्तर समेट करके सबके साथ, और धीरे धीरे अब एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करेंगे। मान लीजिए कि जो एविडेंसेस कलेक्ट हुआ है उसमें वो कलेक्ट किए बाल, ये तो भाई मिलना ही मिलना है, बाल कलेक्ट किया। कलर कौन सा है, मान लीजिए भूरा कलर का बाल कलेक्ट किए। ठीक है, एक कलर भूरा है। चाकू कलेक्ट किए। ठीक है, सिगरेट भी कलेक्ट किए। ठीक है, ब्लड सैंपल हो गया, ब्लड सैंपल कलेक्ट किए। चाकू पर जो फिंगरप्रिंट्स है उसको भी कलेक्ट किए। ठीक है, इतना सारा क्लू निकल करके आया। ठीक है, अब ये सारा एविडेंसेस कलेक्ट किए, बट इन सब का एक ही मोटो है। ये जितना भी एविडेंसेस कलेक्ट हुआ, इन सब का एक ही मोटो है कि भाई हमको मर्डरर को पकड़ना है, और इन सब का जो इन्वॉल्वमेंट है इसको मर्डर होने में, उसकी प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे, जब इन सब को हम कनेक्ट करेंगे कि इसकी वजह से इसके मर्डर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और जब हम सब को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए कि ये इवेंट B1, B2, B3, B4 और B5 है। ये सब का एक ही कॉमन उद्देश्य है, और इसको इवेंट मान लीजिए A, मर्डर होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे, मर्डर होने की प्रोबेबिलिटी पहले इवेंट से B1 × A
अकर्ड B1। यानी ये बाल कितना इन्वॉल्व है, भूरा बाल है तो ये कितना इन्वॉल्व है, भूरा बाल सबका तो नहीं रहता है, किसी किसी का होगा, तो इसकी इन्वॉल्वमेंट कितना है मर्डर होने में, प्लस चाकू का इन्वॉल्वमेंट कितना है मर्डर होने में, ये सिगरेट का इन्वॉल्वमेंट कितना है मर्डर होने में। ठीक है, इसी तरह से लास्ट में मान लीजिए 5 इवेंट, 5 हमने क्लू कनेक्ट किया है ना, 5 एविडेंसेस हमारे पास है, तो जब सबको कनेक्ट करेंगे तो मर्डर होने की थ्योरी का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब हम इसको कनेक्ट किससे कर रहे हैं भाई, बेस थ्योरम से, क्योंकि हमको और नज़दीक पहुंचना है क्लू के, ताकि जल्द से जल्द उस सातिर आदमी को पकड़ा जा सके, उस मर्डरर को पकड़ा जा सके। तो अब क्या होगा, हमने अभी अभी कहा कि जो बेस थ्योरम है वो इसका फाउंडेशन, मतलब बेस थ्योरम के लिए ये फाउंडेशन का काम करता है। मतलब इतना कुछ इकट्ठा कर दिए तो वो हो गया हमारा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बेस थ्योरम क्या है भाई, तो इसको ज़रा समझिएगा। मान लीजिए कि अब तो आप तो जानते ही हैं भाई कि जो CID के जो भाई साहब हेड हैं, इनका दिमाग तो कुछ अपर लेवल पर ही चलता है। ये तो कहते हैं दया दया मुझे सोचने दो दया, तुम जो देख रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ और ही गड़बड़ लग रहा है। तब ये यहाँ से बोलते हैं कि दया तुमने एक चीज़ पर ध्यान दिया है क्या? तो बोला कि नहीं सर, क्या है सर? मैंने कुछ देखा था वहाँ पर, वो जो सिगरेट जो पी करके उसने जो टेबल पर रखा है, दया उसको निकाल के ला, जरा एविडेंस बॉक्स से उसको निकाल कर ला। मैंने कुछ ऑब्जर्व किया वहाँ पर। तो वहाँ से आएंगे सालों के भाई साहब, वो बोलेंगे अरे भाई सिगरेट से क्या है, ये तो नॉर्मल सिगरेट है, सब लोग पीता है। तो बोला नहीं सालों के, डॉक्टर सालों के, ऐसी बात नहीं है। ये जो सिगरेट का पैकेट आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल विदेशी ब्रांड है, ये हर जगह नहीं मिलता है। यानी ये कोई बहुत ख़ास आदमी है जो इस तरह के सिगरेट को पीता है। पता कीजिए ये सिगरेट किस दुकान में मिलता है, ये सब जगह नहीं मिलता होगा, किसी खास जगह पर ही मिलता होगा। पता करिए, जाओ दया अपनी टीम को लेकर के जाओ और पता करके लाओ कि ये सिगरेट कहाँ मिलता है। अब सबका दिमाग का बत्ती जल गया। हाँ सर आप तो सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल यूनिक है। यानी अब क्या हुआ कि हमारे बिलीव्स को, हमारे विश्वास को और प्रगाढ़ कर दिया। यानी हम और नज़दीक पहुंच सकते हैं उस मर्डरर के बाय यूजिंग दिस थ्योरी। ये सब कॉमन है, बट सिगरेट वाली जो बात यहाँ पर आया ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो अब इसमें क्या हो गया कि बेस थ्योरम क्या करता है, अपडेटिंग आवर बिलीव्स। ठीक है, ये जो काम करता है ये वेट ए मिनट वाला काम करता है कि रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, हम और मजबूत एविडेंस कलेक्ट करके लाए हैं। ये वेट ए मिनट की थ्योरी पर काम करता है ना। कि अभी हमने बोला ना कि इनके हेड बोला ना रुक जाओ थोड़ा, मैंने कुछ सोच लिया है। तो ये चीज़ है, यानी कहने का मतलब है कि अब उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो सिगरेट की वजह, जो सिगरेट हमने पकड़ा, जो उसका यूनिकनेस है, उसकी वजह से अब हम और उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी अब बताना है कि उसका जो मर्डर हुआ वो सिगरेट की वजह से हुआ। ठीक है, तो नीचे जो हम लिखते हैं वो टोटल आएगा। ऊपर क्या लिखेंगे, तो ऊपर जैसे B3A लिखें, यानी सिगरेट की वजह से मर्डर होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी मर्डर तो हुआ है बट सिगरेट की वजह से हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। यहाँ इसका जस्ट उल्टा लिखना है ये। ठीक है, और नीचे जितना है टोटल लिखना है, मतलब नीचे लिखना है P of A। नीचे हो गया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये हो गया थ्योरम ऑफ टोटल
प्रोबेबिलिटी। समझ गए? ये ही हमारा बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कोर कॉन्सेप्ट हुआ ये। अब इस तरह से समझना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक करके आप देखिएगा कि इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर मिक्स होगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से ही होगा, क्योंकि एग्जाम्पलर सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी मिल जाएगा, बट वीडियो के तौर पर कम ही उम्मीद है कि एग्जाम्पलर मिलेगा। तो हम एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन करेंगे, आप एनसीईआरटी खुद से भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस सवाल को देखेंगे, ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि 3 machines E1, E2, E3 in a certain factory produces 50%, 25% and 25% respectively। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बताना भूल गए। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में जो हम इवेंट लेते हैं, जैसे E1, E2, E3, E4, जैसे उसमें B1, B2, B3, B4 लिए थे, all those events are mutually exclusive and exhaustive events। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि हर एक इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा, जो इंटरसेक्शन होगा वो 0 होगा। ठीक है, जैसे E1, E2 का इंटरसेक्शन 0, E2, E3 0, E1, E3 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 0 होगा, है ना, इंटरसेक्शन जो होगा वो 0 होगा। क्लियर है? और एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है कि सारे इवेंट का जो यूनियन होगा, E1, E2, E3 यूनियन, E1 यूनियन, E2 यूनियन, E3 यूनियन अप टू En, दैट इज इक्वल टू द सैम्पल स्पेस। ठीक है, उसको एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। मतलब वो एक ही इवेंट का, इसको पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस भी बोला जाता है, कि एक सैम्पल स्पेस हम ले लिए इस तरीके से और इसको हम ऐसे डिफरेंट तरीके से ऐसे इस तरीके से हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। मतलब E1 इवेंट, E2 इवेंट, E3 इवेंट, E4 इवेंट, E5 इवेंट, E6 इवेंट अप टू En। अब कोई भी कॉमन नहीं है, सब अलग अलग जगह पर है, लेकिन है तो इसी सैम्पल स्पेस का पार्ट। तो हर एक का जो इंटरसेक्शन होगा वो 0 होगा, क्योंकि सबका अलग अलग अपना अपना जगह है, कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, और इन सब का यूनियन क्या होगा, सैम्पल स्पेस के बराबर होगा। उसको बोला जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। कहने का मतलब है कि जो इवेंट होगा, है ना, वो क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। क्लियर है? मतलब हर एक इवेंट का अपना अपना एक सेवरल और डिफरेंट पाथ होगा, और उसी हर एक पाथ की जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे और उसका जो सम होगा वही बन जाता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि 3 मशीन्स है, E1, E2 और E3, ये 3 मशीन है। हर मशीन जो है वो 50%, 25%, 25% कुछ प्रोड्यूस करता है, कुछ सर्टेन इलेक्ट्रिक ट्यूब्स, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स प्रोड्यूस करता है। यानी इस मशीन की जो कैपेसिटी है वो एक दिन में 50% यानी 50/100 हो जाएगा। ये कैपेसिटी है उस मशीन का बल्ब प्रोड्यूस करने का। सिमिलरली दूसरे फैक्ट्री का बल्ब प्रोड्यूस करने का एक दिन की कैपेसिटी है 2500, और तीसरे फैक्ट्री की कैपेसिटी है 25%, जो कि 100 में से 25। ये प्रोबेबिलिटी हो गया कि ये 3 मशीन एक दिन में इतना क्या करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस करता है। फिर बोल रहा है
कि इट इज़ नोन डैट 4% ऑफ द ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड वन ईच ऑफ मशीन्स E1 एंड E2 आर डिफेक्टिव। मतलब कि E1, E2 और E3 है ना। अब पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड डैट 5% ऑफ दोज प्रोड्यूस्ड ऑन E3 आर डिफेक्टिव। मतलब जो E1 है 50% जो उसकी कैपेसिटी है बल्ब प्रोड्यूस करने का, उसमें से 4% क्या है, डिफेक्टिव है। ये भी 4% क्या है, डिफेक्टिव है। और इसकी डिफेक्टिवनेस है 5%। ठीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन। इफ़ वन ट्यूब इज पिक्ड अप एट रैंडम, एक ट्यूब हमको लेना है। अब किस में से लेना नहीं पता, वो किसी में से ले सकते हैं, E1, E2, E3। जैसे हम बताए थे ना कि एक आदमी का मर्डर हो गया, तो यहाँ मर्डर का जो काम करेगा वो डिफेक्टिव है। कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ डिफेक्टिव, बस वो इतना ही पूछ रहा है कि डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी बताइए। यानी उस फलाने आदमी के मर्डर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, और ये हमारे पास एविडेंसेस है, इन सारे एविडेंसेस को मिलाएंगे तो एक प्रोबेबिलिटी हमको पता चलेगा। प्रोबेबिलिटी पता चलेगा, वो आदमी नहीं पकड़ा गया है। प्रोबेबिलिटी पता चलेगा कि इतने लोगों पर शक है तो ये हो सकता है। ठीक है। इसी में सवाल आगे पूछ देता कि अब बताइए प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव तो है लेकिन E2 फैक्ट्री का है। क्लियर है। यहीं पर बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन जाता है कि इसी को आगे थोड़ा बढ़ा देता कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इज इफेक्टिव फ्रॉम फैक्ट्री मशीन्स फ्रॉम E2, ऐसे कि वो E2 मशीन से डिफेक्टिव आया है या E3 से आया है या E1 से आया है, तो बन जाता बेस थ्योरम। यानी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यहाँ तक क्वेश्चन है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और इसी में आगे लिख देता कि इट इज़ डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन E2, तो बन जाता बेस थ्योरम। यही तो है। यानी ये अब तीनों में कॉमन पार्ट क्या है, इस तीनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो तीनों में कॉमन पार्ट है डिफेक्टिव निकलना, है ना। तीनों में जो कॉमन आया वो है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव तीनों में कॉमन है। बल्ब तो तीनों प्रोड्यूस कर रहा है, तो डिफेक्टिव तीनों के लिए कॉमन। इसका डिफेक्टिव कितना है भाई, तो 4%। इसका डिफेक्टिव कितना है, तो 4%। इसका डिफेक्टिव कितना है, तो 5%। अब ये डिफेक्टिव है किस में से, तो E1 में से। यानी डिफेक्टिव, यानी ये जो दिया हुआ है वो D ऑफ E1 है। मतलब हमने E1 मशीन को ले लिया, यानी हमको पहले से पता है कि 4% E1 मशीन का है, और उसमें से डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 4%, यानी 4/100। यानी डिफेक्टिव किस में से भाई, E2 में से, तो फिर 4/100। फिर डिफेक्टिव किस में से, E3 मशीन में से, तो 5/100। यानी हमसे जो प्रोबेबिलिटी पूछा डिफेक्टिव का, यानी मर्डर होने की प्रोबेबिलिटी अब सबका लेना है ना। कि हम मान लीजिए कि हमको बताना है कि जैसे D लिख दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, E1। मतलब मान लीजिए चाकू है, तो चाकू से मर्डर होने की प्रोबेबिलिटी, तो चाकू ले लिए, इनटू मर्डर होने की प्रोबेबिलिटी किस में से भाई, चाकू में से। मर्डर होने की प्रोबेबिलिटी किस में से, चाकू में से। यानी ये मशीन सेलेक्ट कर लिए, इस मशीन से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी DE1 प्लस E2। देखिए दिमाग ऐसे लगाना है कि अगर यहाँ D लिख दिए हैं तो सब में आएगा DE1 DE2, और जो नीचे होगा वो यहाँ पर होगा। बस इतना ही ये आप लोग को याद रखना है, जो नीचे लिखेंगे वो यहाँ लिखना है, प्लस अब ये E3 इंटू DE3। अब क्या कर लेंगे, E1 कितना है हमारे पास, तो इसका सॉल्यूशन अब हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, तो P ऑफ D अगर हमको निकालना होगा तो E1 कितना है, 50/100,
गुने 4/100 प्लस 25/100 गुने 4/100 प्लस फिर है 25/100 गुने 5/100। ठीक है, तो ये तो हमारा एलसीएम हो गया। ये हो गया 200, 100, 125, 200, 300, 400, 425/100 गुने 100। ठीक है, अब इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हैं। 25 ये हो जाएगा 16 और 1 हमको लगता है कि 17 हो जाएगा। ये 400 प्लस 25 है, तो डिवाइड बाई अगर 25 करेंगे तो 25 चौके 100, 25 से कम 25 चौके 100 नहीं, 25 8 200, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और 1 17 हो गया, यानी ये 17 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जो आंसर आएगा वो करीब करीब आएगा 17/400। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी में पूछ लेता कि वो मशीन E2 से डिफेक्टिव बताना है, तो हम इसमें क्या लिख लेते, ऐसे लिख ले। देखिए, अगर बेस थ्योरम का सवाल बनाना होता तो ऐसे लिखते कि पूछता कि बताइए कि वो डिफेक्टिव तो है लेकिन मशीन E2 में से है, तो E2 मशीन के द्वारा डिफेक्टिव पूछा तो E2 यहाँ लिख लेंगे। किसका पूछ रहा है कि डिफेक्टिव तो है लेकिन मशीन E2 का बताइए, तो कुछ नहीं करना है, नीचे क्या हो जाएगा D, जो यहाँ है वो D लिख देंगे। डिफेक्टिव ऑलरेडी हम यहाँ निकाल चुके हैं। ऊपर में क्या लिखेंगे, इसका उल्टा लिखना है, यानी E2D है ना, तो इसको लिखेंगे DE2 I/2। जो नीचे लिखता है वही यहाँ पर हम लिखते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि जो नीचे लिखते हैं वो यहाँ मल्टीप्लाई में आता है, यानी नीचे अगर बेस थ्योरम में ये लिखना है तो इसका उल्टा लिखेंगे यहाँ पर, और जो नीचे आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। यानी DE2 कितना है हमारे पास है, 4/100 है, और E1 कितना है, 25/100 है, और नीचे क्या आया है 17/400। यानी मोटा मोटी ऐसे करते हैं कि ये तो नीचे है ही, ये 425 है, ऐसे लिख दीजिए, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही वाला लिखिए नीचे 100 गुने 100, ये लिखिए 425, चूँकि ये कैंसिल हो जाएगा तो 125/425 आएगा। तो ये हो गया 17 टाइम्स, ये हो गया 25 25 25 से 5/17 इसका आंसर हो जाता। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ा देता कि डिफेक्टिव तो है लेकिन मशीन E2 के द्वारा, तो बेस थ्योरम का प्रॉब्लम बन जाता। बेस थ्योरम और टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी एकदम एक ही जैसा है, कुछ अलग नहीं रहता है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक, एक स्टेटमेंट का बस अंतर हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि ए कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हैज़ 2 प्लांट्स X एंड Y। यहाँ दो ही इवेंट की बात हो रहा है, X एंड Y ओनली। ठीक है, तो कह रहा है कि प्लांट X मैन्युफैक्चर्स 70% ऑफ कार्स एंड प्लांट Y मैन्युफैक्चर्स 30%। ठीक है, वो यहाँ तक ओके है। फिर बोल रहा है कि 80% ऑफ द कार्स एट plant X and 90% of the cars at plant Y are rated of standard quality। ठीक है, अब आप बताइए, यहाँ पर कार मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि 80 मैन्युफैक्चर का ये परसेंटेज दिया है, 30% और 70%। क्लियर है, ये मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज है। और 80% और 90% किसका परसेंटेज है भाई, कि जो मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा है तो स्टैंडर्ड क्वालिटी, यहाँ क्वालिटी की बात हो रहा है। तो लास्ट में जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो चीज़ें समझ में आएगा कि कार इज चूजन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट इट हैज़ कम फ्रॉम प्लांट एक्स। अब बताइए
कि सवाल ये बन गया बेस थ्योरम का। स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी अगर हमसे पूछता, मतलब यहाँ के बाद ऐसे पूछता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार इज चूजन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ठीक है, ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बट सवाल ऐसे नहीं पूछ करके थोड़ा और आगे बढ़ गया कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी तो बताना ही है, बट ये प्लांट एक्स में से लिए हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले दो बना लीजिए एक्स और वाई, ठीक है, और यहाँ पर बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कितना परसेंट, और यहाँ पर बनाएंगे डिफेक्ट, स्टैंडर्ड क्वालिटी, नॉट डिफेक्टिव, स्टैंडर्ड क्वालिटी। यहाँ पर किसके लिए बनाएंगे हम, स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब देखिए ज़रा, ये इस तरह से टेबल बना लीजिएगा। ये टेबल क्या करेगा ना, बहुत आसानी से सॉल्व करने में काम करेगा, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, मैन्युफैक्चर कितना करता है भाई ये, तो ये करता है 70%, ये करता है 30%, और इसका 80% है स्टैंडर्ड क्वालिटी, और इसका 90%। तो ये जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है ना, दोनों के लिए मैन्युफैक्चरिंग। अब बताइए कि हमसे प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, कॉमन दोनों में कौन है, स्टैंडर्ड क्वालिटी, ठीक है, तो इसको ए मान लेंगे। ये इवेंट हो गया E1 E2, इसको मान लिए। हमसे प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, जिसका प्रोबेबिलिटी पूछे उसको कॉमन माने उसको ए मान लिए कि जो ए जो इवेंट है, ए बी द इवेंट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी कार्स, स्टैंडर्ड क्वालिटी कार्स, ठीक है। और E1 E2 क्या हो गया कि X और Y में से जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी E1 दिया हुआ है 70% और E2 दिया हुआ है 30%। क्लियर है, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी किस में से भाई, X में से। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या माने हैं, ए, यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी किस में से, कार X में से। ये E1 है, ये E2 है। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी किस में से, कार X में से। X को E1 मान लिए तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 80%, यानी 80/100। X और Y ही लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, E1 E2 मानने की ज़रूरत क्या है। मेरे ख्याल से अगर X Y मानेंगे तो क्लैरिटी ज़्यादा दिखेगा, मेरे ख्याल से, है ना। ऐसे क्लियर कट पता चलेगा कि X की बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ X ले लिए, यहाँ Y ले लिए, यहाँ X ले लिए। अब ये क्लियर पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी किस में से, कार X, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो X, इस फैक्ट्री से, X फैक्ट्री से। सेकंड वन, अब हम ले रहे हैं यही स्टैंडर्ड क्वालिटी किस में से, Y में से। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट Y है तो वहाँ से कितना है, 90% है, तो 90/100 लिख लिए। हमसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी आया वो X में से आया, यानी हमसे प्रोबेबिलिटी X पूछा, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वालिटी माने A नीचे चला गया, यानी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है वो X में से आया। तो प्रोबेबिलिटी X का ना पूछ रहा है स्टैंडर्ड क्वालिटी आने का। तो चलिए नीचे A है तो A लिख लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वालिटी सब में कॉमन है। ऊपर क्या बोलते हैं लिखने के लिए, इसका उल्टा लिखना है, यानी X अकड़ A है तो A अकड़ X लिखेंगे। और हम बोलते हैं कि जो नीचे लिखा है वो नीचे ऐसे लिख लेना है। यही तो कहानी है इसका, ख़त्म हो गया। और क्या, अभी प्रॉब्लम बन गया। अब देखिए अब क्या करना है, इक्वल टू में लिखेंगे। देखिए अब लिखेंगे क्या, तो A 80/100 इंटू X क्या है 70/100,
अब फिर से यही चीज़ नीचे लिखेंगे, सेम, ये सेम नीचे लिखना है। अब बचा हुआ सब लिख देना है, टोटल जितना था सब अब लिखना है। टोटल में अब ये बच रहा है तो इसको भी लिख लेना है, 90/100। ये 100 से एलसीएम लेंगे ना, इससे अब हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर अब इसके बाद करना क्या है, सिंपल है, सॉल्यूशन करेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो नीचे ये सारा कैंसिल हो गया, 8 7 56, 56 गुने 100, नीचे भी आएगा 56 गुने 100 और 9 या 27 गुने 100। 100 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 56 अपॉन, इसको जोड़ दीजिए, 7 6 13, 5 2 7, 56/73, 83 हो जाएगा, गड़बड़ हो गया, 83 इसका आंसर हो जाएगा। 7 6 13, 5 2 7 1 8, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि बैग कंटेन्स 4 white and 5 black balls. Another bag contains 9 white and 7 black balls. A ball is transferred from the first bag to the second and then a ball is drawn at random from the second bag. तो find the probability that the ball drawn is white. अब आप समझिए इस क्वेश्चन को कि कहना क्या चाह रहा है। 2 बैग हमारे पास है, एक बैग और ये दूसरा बैग है। ठीक है, इस बैग में 4 वाइट है और 5 ब्लैक बॉल है। इसमें 9 वाइट है और 7 ब्लैक बॉल्स। एक एक करके आप समझना है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉल इज ट्रांसफर्ड, एक बॉल इसमें हम ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, एक बॉल हम क्या कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। और जब एक बॉल ट्रांसफ़र किए, सेकंड बैग में भेज दिए, तब हमको इसमें से एक बैग निकालना है ना। और जो बॉल निकालेंगे वो हर हाल में वाइट ही होना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है कि बॉल ड्रॉन इज वाइट, यानी दूसरे, जैसे ही पहले बैग में से दूसरे बैग में हम बॉल को ट्रांसफ़र किए तो दूसरी बार में जो बॉल निकलेगा वो वाइट ही निकालना है हमको। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ऐसा करते हैं कि हम लोग कॉमन क्या है दोनों में, वाइट बॉल। क्लियर है, वाइट बॉल हम लोग को दोनों में से निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको इस तरीके से देखिएगा, ज़रा ध्यान देना है। हमको वाइट बॉल निकालना है। ठीक है, अब उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहले बैग में देखिए वाइट बॉल कितना है। मान लीजिए हम पहले केस में, केस नंबर 1, कि हम वाइट बॉल ट्रांसफ़र कर दिए, वाइट बॉल ट्रांसफ़र करिए। जब वाइट बॉल ट्रांसफ़र किए, किस में से भाई, बैग 1 में से। इसको बैग 1 मान लेते हैं, इसको बैग 2 मान लेते हैं। तो सेकंड बैग में ये जो B2 है, इसमें वाइट बॉल की जो संख्या है वो 10 वाइट हो जाएगा और 7 ब्लैक हो जाएगा। क्लियर है। बट इसमें से तो पहले ही निकाल लिए, लेकिन इसमें से कब निकलेगा, जब आप करेंगे क्या, जब इसमें बॉल ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये अब देखिए, यानी पहले केस में मान लीजिए पहले वाइट इसमें से हम निकालें तो 4/9 मिलेगा। ठीक है, इनटू, अब हमको दूसरे बैग में से तभी निकालेंगे जब एक बॉल इस यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो मान लीजिए वाइट हम ट्रांसफ़र किए। ठीक है, जब वाइट ट्रांसफ़र किए तो अब वाइट 9 से 10 हो गया, यानी ये बन गया 10/17 प्लस। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगा, केस नंबर 2। अब हम कर रहे हैं कि ब्लैक बॉल
ब्लैक बॉल का ट्रांसफ़र किए B1 में से, तो कहाँ भेजे भाई? B2 में भेजे। B1 से निकाल के B2 में भेजे, तब B2 में तो वाइट अभी भी 9 ही रहेगा, लेकिन ब्लैक बॉल 8 हो जाएगा। ब्लैक बॉल 8 हो जाएगा। तो अब पहले केस में हम वाइट, दूसरा तो वाइट है ही, हर हाल में सेकंड में वाइट ही हमको चाहिए, सेकंड बैग से वाइट ही निकालना है। बट पहले बैग का तो कंडीशन ऐसा नहीं है कि वाइट और ब्लैक, पहले एक वाइट के साथ लेंगे, एक ब्लैक के साथ लेंगे। तो वाइट के साथ लिए तो इसका वाइट कंपलसरी है। अब ब्लैक के साथ लेंगे तो 5/9 इंटू, लेकिन इसमें से वाइट ही लेना है, बट टोटल तो 17 हो जाएगा ना। एक जब इसको ट्रांसफ़र ब्लैक किए हैं तो संख्या ब्लैक का बढ़ा, तो टोटल तो 17 हो गया, टोटल तो 17 हो गया, लेकिन वाइट कितना है? 9। तो क्या आ जाएगा ये? 153, और ऊपर हो जाएगा 40 + 45, यानी 85/53 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो आंसर आएगा 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17×5 = 85 और 17×9 = 53। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि बैग 1 contains 3 black and 2 white balls. Bag 2 contains 2 black and 4 white balls. A bag and a ball is selected. एक बैग और एक बॉल सेलेक्ट करना है हम लोगों को। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लैक बॉल। हमको ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताना है। चलिए सबसे पहले तो 2 बैग हम ऐसे ड्रॉ कर लिए, एक बैग और एक दूसरा बैग है। बैग 1 में 3 ब्लैक बॉल है और 2 वाइट बॉल है। यहाँ 2 ब्लैक बॉल है और 4 वाइट बॉल है। ठीक है, ये बैग 1 हो गया, ये बैग, टोटल 2 बैग है। ठीक है, कह रहा है कि बैग एंड बॉल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक बॉल। अब सेलेक्टिंग ब्लैक बॉल ब्लैक दोनों में है, ये तो नहीं बोला है क्वेश्चन में कि सेलेक्टिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2 या बैग 1। अगर इसी में क्वेश्चन ऐड कर देता कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2 या बैग 1, ठीक है ना, उसको और ज़्यादा स्पेसिफाई करता। अभी खाली ब्लैक बॉल की पूछा, ब्लैक बॉल में भी कहता कि ना भाई B1 से बताइए, बैग 1 से बताइए, बैग 2 से बताइए, तो हम कहाँ चले जाते? हमारा जो एविडेंस है वो और पक्का हो जाता, हम मर्डरर के और ज़्यादा करीब हो जाते कि नहीं भाई अब इसी पर ज़्यादा ध्यान हमको देना है। पहले दोनों पर ध्यान दे रहे थे, अब इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना, तो जल्दी मर्डरर के पास हम पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, यानी हर जगह मर्डर वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कॉमन पार्ट क्या है दोनों में? ये ब्लैक कॉमन है, तो अब मान लीजिए कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक बॉल। ठीक है, B1 B2 हमारा बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, यानी B1 जो है हमारे पास वो 1/2 हो जाएगा। ये बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गया। टोटल बैग 2 है तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका भी 1/2। पूछ क्या रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो किस में से भाई, किस में से पूछ रहा है ब्लैक बॉल की? नहीं, किसी में से। ब्लैक बॉल ए माने ए लिख लिए। ठीक है, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो हम पहले बैग सेलेक्ट करेंगे कि भाई पहले बैग में से लेना क्या है हमको? ब्लैक बॉल। क्योंकि हम बार बार कहते हैं जब यहाँ इंटू हुआ तो ये नीचे चला जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि पहला बैग सेलेक्ट किए, यानी इसका प्रोबेबिलिटी अकर्ड हो चुका है। अब इसमें से हमको लेना, यानी ये कह रहा है कि बैग 1 में से आपको ब्लैक बॉल लेना है। ठीक है, प्लस अब बैग 2 सेलेक्ट कर लिए, अब हमको ब्लैक बॉल लेना है बैग 2 में से।
तो ये बन जाएगा B1 कितना है हाफ इंटू ए अकड़ B1 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, B1 मैंने बैग वन में से ब्लैक बॉल, तो 3/3 ब्लैक बॉल है, टोटल है 5 प्लस हाफ दूसरे बैग में से ब्लैक बॉल यानी 2/6, इस तरीके से, यानी हाफ ले लिए कॉमन 3/5 प्लस 2/6 यानी 1/2, 3/5 प्लस 1/3 यानी 1/2, ये हो गया 15 यानी 9 प्लस 5, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 14/15, 2 7 जा 14 डेट इज 17/15, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा इसी में क्वेश्चन कह देता कि ब्लैक बॉल लेना है फ्रॉम बैग 2 में से, तब यही सवाल किसका बन जाता, बेस थ्योरम का। तो लिखते कैसे हम, कैसे लिखते उसको ऐसे लिखते, देखिएगा ज़रा ध्यान देना है। बी ऑफ किसका पूछा, बैग 2 को क्या माने हैं B2, बैग 2 में से किसका प्रोबेबिलिटी पूछता ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बैग 2 में से। तो क्या करते, नीचे क्या लिखते, ये जो नीचे यहाँ ए लिख लिए, अब इसका उल्टा लिखना है ए अकड़ B2, और जो नीचे आया वो यहाँ लिख लिए। क्लियर है। तो नीचे आया क्या है, नीचे जो आया है वो ये लिखिए 7/15 आया है। ऊपर में क्या लिखेंगे भाई, तो ये ए अकड़ B2 कहाँ है, ये दोनों ऊपर वाला हो गया, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1/6 आएगा, 1/6 यानी 1/6 इंटू 7, यहाँ हो जाएगा 15, तो 3 दूनी 2 तिहाई 6, अब 5 तिहाई 15, ये हो जाता 5/14, ये हमारा आंसर हो जाता। यानी हम आपको इसी क्वेश्चन में बेस थ्योरम भी बता दिए कि ऐसा अगर हो जाता तो बेस थ्योरम बन जाता। ठीक है ना, बस एक स्टेटमेंट, छोटा सा एक स्टेटमेंट का ही फ़र्क होता है और कुछ नहीं रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि सपोज यू हैव 2 कॉइन्स विच अपीयर आइडेंटिकल इन योर पॉकेट। हमारे पॉकेट में 2 कॉइन हैं लेकिन वो एक जैसा दिख रहा है। यू नो डैट वन इज़ फेयर एंड वन इज़ 2 हेडेड कॉइन। हमको पता है कि मेरे पॉकेट में जो 2 कॉइन हैं, एक फेयर कॉइन है मतलब अनबाइस्ड कॉइन हेड टेल, एक कॉइन है जिसमें दोनों तरफ हेड है, 2 हेडेड कॉइन है, लेकिन ये हमको पता है। इफ़ यू हैव टेकन वन आउट, टॉस इट, एक बाहर निकाले, टॉस किए, एंड गेट अ हेड, और हमको हेड मिला, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हेड आया वो फेयर कॉइन में से आया। अच्छा इसमें ऐसे क्वेश्चन होता कि प्रोबेबिलिटी हेड का बताइए, तो क्या लगता, टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी किस में से, फेयर कॉइन में से, मतलब बेस थ्योरम बन गया ये, है ना, बायस थ्योरम। तो क्या करेंगे, सपोज मान लेंगे कि E1 2 तरह का यहाँ पर है, क्या क्या है भाई, एक E1 और E2 इवेंट मान लिए। एक है हमारे पास फेयर कॉइन, ठीक है, क्लियर है, और एक हमारे पास क्या है, 2 हेडेड कॉइन। मतलब आप ऐसे मान करके चलिए कि E1 जो इवेंट मान लिए वो मान लिए फेयर कॉइन का, ठीक है ना। E1 जो इवेंट है वो किसके लिए है, फेयर कॉइन। फेयर कॉइन माने हेड टेल दोनों है इसके पास। E2 जो इवेंट मान के हम चल रहे हैं वो 2 हेडेड कॉइन बोल रहा है। 2 हेडेड कॉइन मतलब दोनों तरफ हेड ही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ फेयर कॉइन, हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो ना गेट हेड बोल रहा है। तो ई जो कॉमन मान लिए वो हेड मान लिए, हेड दोनों के लिए बात कर रहा है कि जब टॉस करेंगे ना तो हेड आना चाहिए।
यानी हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फेयर क्वाइन में से आया। फेयर क्वाइन किसको माने, इवन। अब हेड क्या है भाई, तो ई मान करके चल रहे हैं, ठीक है, या इसको एच लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा से दिखेगा कि हम हेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नीचे क्या होगा, हम बोले थे जो नीचे आएगा वो हेड हो जाएगा इस तरीके से। तो ऊपर क्या बोले थे लिखने के लिए, जस्ट इसका उल्टा लिखिए, एच अकड़ E1 इंटू E1। अब ये सब हमको पता करना होगा। चलिए E1 अगर हमको पता करना है, E1 मतलब क्या है, E1 का मीनिंग क्या हो गया, टॉस सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी E1 हो गया। तो चूँकि 2 है तो हम 1/2 ले लिए, पहले क्वाइन सेलेक्ट करना है। दूसरा है H1 का मतलब हो गया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी E1 मैंने फेयर क्वाइन में से, फेयर क्वाइन में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/2 होगा। और यहाँ पर He2 अगर लिखना होगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी किस में से, 2 हेडेड क्वाइन में से। अब चूँकि दोनों हेड ही हैं तो ये 2/2 1 हो जाएगा। यानी यहाँ जो अब हमारा जो आंसर निकल कर के आएगा वो क्या आ जाएगा, अगर हमको हेड निकालना होगा, हेड, तो हेड निकालना है तो किस में से, पहले क्वाइन सेलेक्ट करिए, पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, क्वाइन। उसके बाद क्या करेंगे, हेड लेंगे, इस सेलेक्टेड क्वाइन में से हेड, प्लस दूसरा क्वाइन सेलेक्ट किए और इसमें से हेड, मतलब E1 हो गया 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1, माने 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2 डेट इज हो जाएगा 3/2। मतलब इसके नीचे आया 1/2 इंटू 3/2। तो ऊपर क्या होगा, हेड E1 में से, हेड आने की प्रोबेबिलिटी किस में से, E1 में से, तो हाफ है। और E1 कितना हो गया, ये भी हाफ है। क्योंकि 2 सब कैंसिल हो गया तो 1/3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, आसान सा सवाल है, कोई बहुत टफ सवाल नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए इस सवाल को देखेंगे, ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट सवाल भी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखना है। कह रहा है कि सपोज डैट 6% ऑफ द पीपुल विथ ब्लड ग्रुप। देखिए क्वेश्चन जब तक अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, लॉजिक समझ में नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है, सोल्व कैसे करना है। देखिए कह रहा है सपोज डैट 6% ऑफ द पीपुल विथ ब्लड ग्रुप O आर लेफ्ट हैंडेड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंडेड, ये लेफ्ट हैंडेड, यानी 6% जो पूरे में से 6% ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप है जो लेफ्ट हैंडेड है। एंड 10% ऑफ दोज, उसी पीपुल में से जो 10% है, उन्हीं लोगों में से 10% ऐसा लोग है जो दूसरे ब्लड ग्रुप का है, मतलब वो ब्लड ग्रुप का नहीं है, अनदर ब्लड ग्रुप का है ना, ग्रुप्स आर लेफ्ट हैंडेड। 30% ऑफ द पीपुल है ब्लड ग्रुप O, यानी ओवरऑल 30% लोग ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप O है। इसका मतलब 70% ऐसा होगा जिसका ब्लड ग्रुप O नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए पहला जो ये जो केस देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट वाला केस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ब्लड ग्रुप O के लिए है। और यहाँ के बाद जो है 10% ऑफ दोज विथ अदर ब्लड ग्रुप्स बोला है ना, मतलब कि ये फर्स्ट पार्ट हुआ जो ब्लड ग्रुप O है जिसका लेफ्ट हैंडेड है। दूसरा 10% है जो अदर ब्लड ग्रुप है, वो भी लेफ्ट हैंडेड है। यानी यहाँ 2 तरह के ब्लड ग्रुप की बात हो रहा है। ब्लड ग्रुप 2 तरह का बात हो रहा है, एक है हमारा O, एक है ब्लड ग्रुप O और एक है अदर ग्रुप, ठीक है, अदर हो गया। क्लियर है। अब इसमें कह रहा है कि जो ब्लड ग्रुप जिसका O है वो है 30%,
इसका मतलब है कि जो अनदर ब्लड ग्रुप का है वो है 70%। ठीक है। अब इसी ब्लड ग्रुप में जो लेफ्ट हैंडेड है, ये हम मान लिए लेफ्ट हैंडेड, ये मान लिए लेफ्ट हैंडेड L, ये है 6%। और जो अदर है, ये ब्लड ग्रुप O है, और जो अदर है, अदर लेफ्ट हैंडेड है, वो है 10%। मिला जुला के आपको सब कुछ दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि इफ़ ए लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज सेलेक्ट, हम लेफ्ट हैंडेड पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी विल हैव ब्लड ग्रुप ओ में से, मतलब ये यहाँ पर सवाल अटकेगा हमारा, है ना। यानी हमसे पूछ रहा है कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें हम ब्लड ग्रुप ओ हमको पता करना है, जिसको सेलेक्ट किसको किए हम, लेफ्ट हैंडेड पर्सन को। यानी क्या क्या दिया हुआ है, इसको इवेंट E1 मानने, इसको E2 मानने, इसमें सिर्फ ब्लड ग्रुप की बात कर रहा है कि ओ ब्लड ग्रुप इतना %, अदर ब्लड ग्रुप इतना %। अब उसमें भी क्या है, उसकी चर्चा भी नहीं है। मतलब कि जो E1 है वो है 30%, 30/100, और जो E2 है वो है 70%, जो 70/100 है। अब कह रहा है कि 6% ऑफ द पीपुल विथ ब्लड ग्रुप O। अच्छा, एक बात समझना है, पूछा क्या रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी विल हैव ब्लड ग्रुप O, कब, जब जो हमने पर्सन सेलेक्ट किया लेफ्ट हैंडेड। ठीक है। यानी हमसे पूछा क्या है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है ब्लड ग्रुप किसका भाई, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन पोर्शन क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन पोर्शन है हमारा लेफ्ट हैंडेड। ठीक है। यानी लेफ्ट हैंडेड हमको सेलेक्ट करना है ब्लड ग्रुप O के साथ। यानी नीचे हमको क्या ले लेना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी विल हैव ब्लड ग्रुप O, नहीं OL हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा OL। ब्लड ग्रुप O की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कब, जब हमने लिया लेफ्ट हैंडेड, तो यहाँ आ जाएगा PL। ठीक है। तो ऊपर क्या है, इसका उल्टा लिखते हैं LO इंटू O। ठीक है। अब हमको मान लीजिए कि PL निकालना है। ठीक है। तो PL यहाँ से निकाल लेंगे, देखिएगा ज़रा PL कैसे निकलेगा। PL निकालना है तो PL के लिए पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे, O ब्लड ग्रुप। अब O सेलेक्ट किया तो चूँकि ये नीचे होगा तो लेफ्ट हैंडेड O ब्लड ग्रुप कहाँ से, लेफ्ट हैंडेड, प्लस फिर यहाँ आ जाएगा O को हमने E1 मान लिया है, तो ऐसा करते हैं E1 ही लिखेंगे, ये तो हम E1 मान चुके हैं। यहाँ लिखेंगे E2 मतलब अनदर ब्लड ग्रुप, लेफ्ट हैंडेड फ्रॉम अनदर ब्लड ग्रुप, ये हो जाएगा। क्लियर है। L जो इवेंट माने हैं वो है किसके लिए, लेफ्ट हैंडेड। ठीक है। अब E1 कितना है मेरा भाई, तो 30/100 इंटू LE1 मतलब ये हो गया LE1, है ना। ये यहाँ पर हो जाएगा LE1। जो लेफ्ट हैंडेड है वो O ब्लड ग्रुप, और जो लेफ्ट हैंडेड है वो अनदर ब्लड ग्रुप। इस तरीके से इसको लिखना। E1 E2 ऑलरेडी हम मान चुके हैं। ठीक है। चलिए, तो LE1 कितना है, 6%, प्लस ये 70 हो गया, और इंटू ये हो जाएगा 10/100। ठीक है। तो ऊपर 100 इंटू 100 आया, ये हो गया 180 प्लस 700, यानी 880/20। ठीक है। ये हम नीचे यहाँ लिख लेंगे। तब यहाँ O नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है E1। O लिख रहे हैं O ब्लड ग्रुप के लिए। ठीक है। चलिए, O को हम E1 यहाँ मान चुके हैं, तो 880 अपॉन, मानने को क्या है, कुछ भी आप मान सकते हैं,
ये तो हमारे हाथ में है कि हमको क्या मान करके चलना है। चलिए फिर यहाँ पर ओ की जगह E1 लिख लेते हैं, यहाँ भी E1 लिख लेंगे। तो E1 कितना है भाई 30/100 इंटू LE1 कितना हो जाएगा, LE1 हो जाएगा 6/100। ये 100 हो गया कैंसिल, तो आ जाएगा कितना 6×18 180/880 कैंसिल हो गया। ये 8 1 9 हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18 44 दूनी 88 9/44 इसका हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर है। चलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो नाम हम चेंज कर रहे हैं हम दरअसल ये प्रयास करते हैं कि जो दिया है वही लिखते ओ। अब अदर ग्रुप को हम क्या माने, इसलिए अदर ग्रुप में ओ से शुरू हो रहा था तो हमको उस समय ये मन किया कि कुछ और मान लें, बट अच्छा होता कि इसको कुछ और मान लेते हैं, मतलब ए मान लेते बी मान लेते तो ज़्यादा क्लियर होता कि ओ से ओ ब्लड ग्रुप दिखता, ए बी से अनदर ब्लड ग्रुप दिखता। ठीक है, बट कोई नहीं, हम चूँकि E1 E2 यहाँ मान लिए हैं तो इस तरीके से आप इसको देखिए। मोटा मोटी समझना ये है ना, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन सोल्व हो जाना, आंसर आ जाना ये बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो भी टीचर क्वेश्चन करवा रहे हैं वही एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो वो दिमाग से निकाल देना है। हाँ, मोटा मोटी हम लोग प्रयास ये ज़रूर करते हैं कि अच्छा से अच्छा सवाल करवाएं ताकि उसी टाइप का क्वेश्चन आए तो दिक्कत ना हो क्वेश्चन सोल्व करने में। चलिए सवाल को देखेंगे। कह रहा है देयर आर 2 बैग्स, 2 बैग हैं हमारे पास। ठीक है, अब दोनों बैग में वन ऑफ विच कंटेंट्स 3 ब्लैक, एक बैग में 3 ब्लैक है 4 वाइट है, वाइल द अदर कंटेंट्स 4 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल्स। ठीक है, ये तो बैग की कहानी हो गया कि भाई जब इतना हम स्टेटमेंट पढ़े तो हमको अभी तक ये पता चला कि हमारे पास 2 बैग हैं, एक बैग में 3 ब्लैक है 4 वाइट है, दूसरे में 4 ब्लैक है 3 वाइट है। अब कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन, एक डाई है हमारे पास, उसको हमने थ्रो किया। इफ़ इट शोज अप 1 और 3, अगर डाई जो है मान लीजिए कि डाई फेंकें और ये डिजिट पॉसिबल है हमारा, अगर 1 और 3 आया, अगर 1 और 3 आया तो बॉल इज़ टेकन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अगर 1 और 3 अगर थ्रो करने पर आता है तो हमको जो बॉल सेलेक्ट करना है वो बैग 1 में से करना है। ये बैग 1 हो गया और ये बैग 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है। और फिर बोल रहा है कि बॉल इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट बैग बट इफ़ इट शोज अप एनी अदर नंबर, अगर इन सब में से कोई नंबर आ जाए तब क्या करना है, बॉल इज चूजन फ्रॉम द सेकंड बैग, तब हमको जो बॉल लेना है वो लेना है सेकंड बैग में से। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो बॉल चूज करना है, जो बॉल सेलेक्ट करना है वो ब्लैक बॉल है। अच्छा, इसमें ये नहीं लिखा है कि ब्लैक बॉल बैग 2 में से है कि बैग 1 में से है। इसी को थोड़ा आगे प्रोसीड कर देता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 या बैग 2, है ना, या पहले ही यहाँ सेलेक्ट कर लेता कि बॉल इज चूजन फ्रॉम द सेकेंड बैग, यहाँ पहले ही सेलेक्ट कर लेता कि बैग 1 हम सेलेक्ट कर लिए। अब बताइए कि ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, बस इतना ही बोला है कि ब्लैक बॉल आपको प्रोबेबिलिटी चूज करना है किसका, ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने का। तो सवाल ये नहीं है कि किस बैग की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेश्चन बीच में नहीं होता कि डाई फेंकने के बाद हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमको बैग कौन सा सेलेक्ट करना है, तब उस केस में क्या होता कि हम बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 लिख देते, क्योंकि टोटल बैग 2, तो इसको करेंगे 1/2, इसको करेंगे 1/2। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया कि बैग आप तभी सिलेक्ट करिएगा, इस बैग को आपको तभी सेलेक्ट करना है जब डाई फेंकने के बाद 1 या 3 आएगा। ठीक है,
तभी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको तभी आप सिलेक्ट करिएगा जब 1 3 के अलावे कोई नंबर आ जाए, तो इसको सिलेक्ट करना है। यानी बैक सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो इस डाई पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? चलिए, तो हम ऐसा करते हैं कि कॉमन क्या है दोनों में। हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा किसका? ब्लैक बॉल का। तो हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट, या बी लिख देते हैं, बी माने ब्लैक बॉल, बी बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक बॉल, ऐसे मान लिए। ठीक है, यानी हमसे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब पहले लिखना है कि भाई बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। इसको B1 B2 इवेंट मान लिए हैं, बैग 1 का नाम दे रखे हैं B1 और B2। हमको बैग 1 सेलेक्ट करना, कब करेंगे? जो 1 और 3 की जो प्रोबेबिलिटी होगा कि जैसे डाई फेंके तो टोटल 6, 1 3 मतलब क्या 2। तो ये जो बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है इस डाई के फेंकने पर, है ना, कि उससे नंबर क्या निकल कर के आया। यानी B1 जो आएगा वो 1/3 आ जाएगा, और B2 जो हमारा बैग 2 तभी सेलेक्ट करेंगे जो बचा हुआ जो 4 नंबर है, यानी 4/6, यानी 2/3 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो करेंगे क्या? पहले बैग सेलेक्ट करना है। ठीक है, बैग 1 सेलेक्ट कर लिए। बैग 1 में से लेना है हमको ब्लैक बॉल, मतलब कि जो प्रोडक्ट में तो नीचे चला जाता है ना, B अकड B1। पहले बैग सेलेक्ट किए, अब बैग जो सेलेक्ट उसमें से ब्लैक बॉल प्लस सिमिलरली B2, और फिर यहाँ लिखें B अकड B2, यानी B1 हमारा हो गया 1/3 इंटू B1 हो जाएगा क्या, यानी बैग 1 में से ब्लैक बॉल, तो 3/7 हो जाएगा ये, प्लस B2 कितना है 2/3 इंटू बैग 2 में से ब्लैक बॉल, तो 4/7 हो गया ये, है ना, 4/7। तो कहने का मतलब है कि 3 3 7 थी तो एलसीएम हो गया, तो ऊपर आएगा 3 + 8, तो बन जाएगा 11/21। यही इसका आंसर हो गया। इसी में क्वेश्चन बढ़ा देता कि बैग 1 में से बताइए ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बैग 1 में से, है ना, चूज करने की प्रोबेबिलिटी बैग 1 में से। तो इसी में आगे क्या प्रोसीड कर लेते, अगर लिख देता फ्रॉम बैग 1, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, बैग 1 सेलेक्ट करना है ब्लैक। ये तो पता है कि ये हमको पता है कि ब्लैक बॉल लेना है किस में से भाई, तो बैग 1 में से। तो क्या लिखते हैं, नीचे ब्लैक बॉल लिखते हैं, ऊपर इसका उल्टा लिखते हैं, यानी B1 भी है तो B1 हो गया इंटू B1, ये चीज़। तो ऊपर में B तो नीचे निकाल चुके हैं 11/21, और ऊपर में आता ये वाला पोर्शन, ये 3/21। तो इसका जो आंसर आता वो आता 3/21 डिवाइडेड बाई 11/21, डेट इज इक्वल टू 3/11। यानी इसी में हम बेस थ्योरम भी सोल्व कर लिए। ठीक है, चलिए।